में अपनी वक्तत्व क्षमता के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई है। कोई भी विषय हो वह अपनी स्पष्टता और तार्किकता के लिए जानी जाती है। खास बात यह है कि जितना वह स्टूडियो के भीतर पार्टी का पक्ष रखने के लिए ख्यात है, उतना ही जमीन पर जन मुद्दों को लेकर मुखर भी रहती है। छात्र जी एक ऐसी विलक्षण राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के दो इकाइयों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है। एक समय वह NSUI की अध्यक्ष थी और वर्तमान में वह भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस की महिला विंग है। वह इस समय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और उसके तहत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं अलका लांबा जी की, जो इस समय हमारे साथ। तो अलका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका और आपके स्टूडियो का, मुझे सम्मान देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। तो अलका जी, जानना यह है कि यह समय आपके लिए बधाई देने का है या शुभकामनाएं देने का है? दोनों चाहिए हमें, बधाई की भी और शुभकामनाएं भी जी। बिकॉज जो शुभ कार्य करने के लिए मेरे नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी निकले हुए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। जी। मैं भी उसी की कामयाबी के लिए आज लगातार दौरे कर रहे हैं। राहुल जी ने नारा दिया है नारी न्याय, उसी नारी न्याय को नारियों तक पहुंचाने के लिए जो अन्याय का सामना कर रही है अपने संघर्ष में, आज उसी के तहत छत्तीसगढ़, रायपुर और अपने दौरे कर रही हूँ। हम उस पर न्याय यात्रा पे बाद में बात करेंगे, पहले पूरे देश के राजनीतिक परिवेश पर बात कर लेते हैं। जिन परिस्थितियों में आपके पास में पार्टी की महिला इकाई का नेतृत्व आया है, इस समय हालात को किस अनुसार देख रही हैं? इकाई के पास कुछ काम वाम करने के लिए है या एक पद था तो आपको मिल गया? ऐसा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 138 वर्ष पुरानी पार्टी का ये महिला विंग है जी, जिसकी स्थापना 1984 में इंदिरा जी ने अपने जाने से पहले की और ये सोच कर की, और उसके बाद राजीव जी ने उसे जारी रखा कि इस आधी आबादी की आवाज उठाने के लिए एक संगठन होना चाहिए। उसके तहत भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का गठन हुआ। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज जब देश चुनौतियों से गुजर रहा है, इस आधी आबादी के भागीदारी, हक और अधिकारों की, उसके साथ हो रहे शोषण और अन्याय के लिए एक आवाज उठाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरे कंधों पर आई है। ये मेरी जिम्मेदारी, मुझे मालूम है। बेटियां जो न्याय और अन्याय के बीच में संघर्ष कर रही हैं, जो बेटियां आंसुओं के बीच में, उस आंसुओं के बीच में, ये जिम्मेदारी मुझे मिली है, जिसका एहसास है मुझे। और मैं इसी के तहत अपने 9 राज्य, ये 9वां राज्य है जहां मैं आई हूँ। पिछले 15 दिन जब से मेरी नियुक्ति हुई है, मेरा 9वां राज्य। कल मैं झारखंड रांची में होंगी, 10वां राज्य होगा। और हमारी प्रदेश जो कार्यकारिणियां हैं महिला कांग्रेस की, लगातार उनसे कामयाब बैठकें हो रही हैं। संगठन को कहाँ मजबूती की जरूरत है, कहाँ बदलाव की जरूरत है, उस पर व्यापक चर्चा कर रही हूँ। और आने वाले आप समय में देखेंगे, और इवन कि 8 मार्च आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इवन मैं मुंबई महाराष्ट्र में थी, महिलाओं ने कहा कि वो 1 लाख महिलाओं को 8 मार्च को महाराष्ट्र की धरती पर इकट्ठा करने वाली है, जिसको प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को एड्रेस करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास प्रस्ताव भी भेज दिया गया। तो यहीं से आप एहसास लगा सकते हैं, अंदाजा, कि इस आधी आबादी की लड़ाई को लड़ने के लिए महिला कांग्रेस किस तरह से मुस्तैदी से मैदान में उतर रहा है। अब आधी आबादी के हक की लड़ाई लड़ेंगी जो 38 साल पुरानी संस्था है, या 138 साल पुरानी संस्था जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और वो जिस बदहाली के दौर से गुजर रही है उसके पुनर्जीवन के लिए प्रयास करेंगे? देखिए, ये बदहाली है या इसे भाजपा द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, सच्चाई क्या है आप हिमांशु जी जानते हैं जी। 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ तो देखा कि हमने देखना चाहा कि देश किस तरफ जा रहा है। तो 5 राज्यों के चुनाव में हमने देखा 11 करोड़ वोट पड़ता है। 11 करोड़ में से 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को लोगों ने चुना और 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाजपा को चुना। तो यानी कि भाजपा से 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को चुना और कांग्रेस पे वोट दिया। सीटों के समीकरण क्या रहे अलग बात है। लोग कहते चुनाव हार गए, ये आपका नजरिया है। हम हारे नहीं है, हम मैदान में थे। हमने परिणाम स्वीकारा, हमारी भूमिका बदल गई। हम छत्तीसगढ़ में सत्ता में थे, अब विपक्ष में हैं। जब सत्ता में थे सत्ता धर्म निभा रहे थे, अब हम विपक्ष हैं, विपक्ष का धर्म निभाएंगे और इस तानाशाह सरकार से लोगों से जो वायदे किए हैं उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ेंगे। आप 4 करोड़ 80 लाख वोट, 4 करोड़ 90 लाख वोट देखती हैं। हम ये देख रहे हैं कि 2014 में पार्टी लड़ी और पार्टी इतनी सीटें भी पाने में नाकाम रही जिसमें वो विपक्ष का नेता लोकसभा में बना पाती है। पार्टी 2019 में भी लड़ी, उस समय पर भी वो संख्या बल नहीं आया जिसके तहत अधीर रंजन चौधरी जी जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर स्वीकार किए जाते हैं। तो आपसे जानना यह है कि 2024 के संदर्भ में अलका लांबा जी क्या देख पा रही हैं? ये वोट ही देखती रहेंगी या सीटों के आंकड़े के संदर्भ में भी कोई उम्मीद करेंगी? ये वोट कौन है? यही लोग हैं। ये वोट मतलब लोग हैं और लोगों का समर्थन हमें
हमारे मुद्दों को मिल रहा है, ये बात है कि लोग हैं हमारे साथ। अब आपने कहा पार्टी खत्म हो रही है, इतनी सीटें 14 में आई, इतनी 19 में आई, 84 में कितनी आई थी? 403। इतिहास रचा था हमने, हम वहां से 50 साल देश में लोगों ने हमें ही चुना था। सो हम अपनी हार मैं कहूं या विपक्ष में जो बैठे हैं उससे हम हताश नहीं, हमारी भूमिकाएं बदली हैं। इसी देश के लोगों ने हमें सर माथे पर बिठाया, और या इस देश में हरित क्रांति की बात हो, मनरेगा जैसी योजनाएं लाने की बात हो, स्कूल, अस्पताल, अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए हमारे वैज्ञानिक, किसान, ये पूरा इस देश के को हमने नींव मजबूत एक आधार देने का काम कांग्रेस के शासन काल में हुआ है ना। टेलीकम्युनिकेशन क्रांति, कंप्यूटराइजेशन कहें, ये क्रांतियां हुई हैं जिसका श्रेय पूरे देश के करोड़ों लोगों को, किसानों को जाता है। अब आप कह रहे हैं भाजपा भी एक समय पर एक आधी सीट थी, बड़े बड़े धुआंधार 84 में हारे थे, आज उनका दौर है, कल हमारा दौर था, कल हमारा दौर वापस लौटेगा, क्योंकि हमारे नेता और हम लोग मैदान में लोगों की जो अन्याय है, जो उनके साथ मुद्दे, उनको लेकर हम चल रहे हैं। तो ये कहना कांग्रेस खत्म होगी, तो एक तो में भाजपा भी नहीं थी, आज भाजपा है, उस समय कांग्रेस थी। लेकिन जो कांग्रेस का रिकॉर्ड है 403 सीटों का, वो मोदी जी भी चाहकर कभी नहीं तोड़ पाएंगे, ना इतिहास में कभी तोड़ पाएगा। इतिहास कांग्रेस के नेताओं के नाम रहा है, गर्व है। हम अपनी गलतियां कहें, कमियां कहें, समय के साथ बहुत बदलाव आ गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया, फेसबुक और विज्ञापन और मीडिया पर जिस तरीके का बड़े बड़े पूंजीपतियों ने बड़े बड़े चैनल्स खरीद लिए हैं, और किस तरीके से खरीदे, वो सब एक खेल है। असंवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग है, कभी हमारे समय पर आप बताइए, एक उदाहरण हुआ हो कि चुनाव आयुक्त से मिलने का समय 5 महीने से मांग रहा है विपक्षी पार्टियां, और चुनाव आयुक्त के पद पे, संवैधानिक पद पर बैठे आदमी की मजबूरी क्या है कि वो इस लोकतंत्र में 2024 के चुनाव से पहले मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं, साक्षी मलिक देश की बेटी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाती है, दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी एफआईआर करे ब्रजभूषण के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं मैं, फटकार लगाई और एफआईआर हुई, लेकिन कार्रवाई आज भी नहीं, गिरफ्तारी आज भी नहीं। यही लोकतंत्र में हम आवाजें उठा रहे हैं। अब यह आवाजें कितनी लोगों तक पहुंच रही हैं, या पहुंचाई जा रही हैं, या नहीं पहुंचाई जा रही, इसका यह मतलब नहीं है कि हम सड़कों पर नहीं है, हम लड़ नहीं रहे हैं। नहीं, आप सड़क पर तो हैं, पर बात तो संसद के अंदर बैठने की हो रही है। तो अलका जी क्या उम्मीद कर रही हैं इस बार के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में? पूरा देश घूमने के लिए आप निकली हुई है। मैं फिर कह रही हूं, आपने कहा राजनीतिक दल का काम चुनाव लड़ना, जीतना, संसद में पहुंचना है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1885 में, 138 साल जब पहले बनी थी, देश आजाद कब हुआ? 1947 में। तो हम क्या कर रहे थे? पहले सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। और वो आजादी के बाद सरकार होगी नहीं होगी, कौन प्रधान होगी, कभी किसी के दिमाग में आया ही नहीं था, किसी के। लेकिन जब हमारे पास देश आया हमारे हाथ में, है ना, हम कहते हैं कटोरा लेकर अनाज बाहर से मांगते थे, आज वो देश हरित क्रांति लाके अपने पैरों पे खड़ा 140 करोड़ के भारत का पेट पाल रहा है। सो बात ये नहीं है कि कितना चुनाव हम सीटें जीते, कहां जीते, हाँ, ये एक आंदोलन है। ये पार्टी अपने आप एक आंदोलन है जो निरंतर जारी रहेगा, हम हारे या हम जीते। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था जिन्होंने, आज वो दक्षिण भारत खुद मुक्त हुए बैठी है भाजपा। और आज भी कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल में। आज भी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो लेकर आए थे साकार नहीं हो रहा है। आज भी हर राज्य में 20% वोट, तमिलनाडु, केरला से लेकर कश्मीर तक, आज भी देश का कोई कोना, कोई राज्य नहीं होगा जहां कांग्रेस के चाहने वाला या वोट करने वाला ना हो। तो ये हमारी ताकत और उसके बड़ा अंतर्द्वंद आ रहा है हमारी बातचीत। हाँ जी, हाँ जी। मैं सीट पर जाना चाहता हूं, आप वोट पर रहना चाहती हैं, तो जानना है कि सीट को लेकर कोई आंकड़ा जहन में नहीं आ पा रहा। हाँ। कि कांग्रेस इस चुनाव में इस हैसियत तक पहुंचेगी, ये उम्मीद देश आपके संदर्भ में रख सकता है, या बतौर कांग्रेस के एक बड़े नेता आप ये उम्मीद करें कि इस चुनाव में हम ये प्रदर्शन कर पाएंगे? चलिए, मैं सिर्फ आपकी बात से सहमत हूं। 2024 का चुनाव दहलीज पे, स्वाभाविक है, राजनीतिक पार्टी है, हम लड़ रही हैं, हम हर प्रयास कर रहे हैं। इंडिया समूह भी बनाया, जितने भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां ये मान रही थी कि एक तानाशाह सरकार बैठी है जो संविधान, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आवाजों को कुचल रही है, सुन नहीं रही, उसके खिलाफ हम एकजुट हुए हैं। और उस एकजुटता में हमारी कोशिश है कि पूरे देश में इंडिया अलायंस का एक उम्मीदवार दिया जाए, और उस पे अब हमारे जो गठबंधन है उनसे बातचीत, शीट शेयरिंग को लेकर लगातार चल रही है। और मैं आपको विश्वास से कह रही हूं, बहुत से राज्यों में, जिसमें दिल्ली भी है, बहुत से राज्यों में हमारे सहयोगियों से हमारी बातचीत पूरी भी हो चुकी है कि कौन कहां कितनी सीटों पर लड़ेगा। और जैसे जैसे स्थिति साफ होगी, आप देखेंगे सबसे पहली सूची, भाजपा से भी पहली सूची, एनडीए से भी पहली सूची आप कांग्रेस की देखेंगे जारी होते हुए। अभी तो हम सूची के बिखराव की सूचनाएं चलाने के लिए मजबूर होते हैं। यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, लोग बिछड़ते जा रहे हैं।
कभी भगवत मान का बयान सुर्खियां लेता है, कभी जिन्होंने ये आपने बताया हम लोग एकजुट हैं, जिन्होंने एकजुटता की पहल की थी, कल से आप उसी को सुन रही हैं, देख रही हैं, नीतीश कुमार फिर पलटी मार दिए हैं। तो कितना हौसला टूट रहा है। मुझे ये बताइए, मेरी गलती ये है कि मैंने आप पर विश्वास किया, यानी कि हमारी गलती ये है कि हमने नीतीश जी पे विश्वास किया, और वो अगर विश्वासघात करते हैं तो दोषी वो होने चाहिए, मैं कैसे हो सकती हूँ। आज वो दोषी इंडिया अलायंस नहीं है। नीतीश कुमार जी हों, शिवसेना में के नेता जो दो फाड़ किए गए, इंडिया अलायंस जब बना, भाजपा इतनी डर गई, इतनी बौखला गई कि इंडिया का नाम इंडी इंडी बोलने लगी, और बहुत से गोदी मीडिया के पत्रकार भी इंडी अलायंस लिखने लग गए। इंडिया घमंडिया, इंडिया का नाम घमंडिया कर दिया। इतनी बौखलाहट आपको। पहला हमला कब हुआ? जैसे ही हमारी पहली बैठक बिहार, दूसरी बंगाल, तीसरी मुंबई पहुंचनी थी, हमारे दो सहयोगी शिवसेना एनसी पर अटैक हुआ। जिन्हें भ्रष्ट कहते थे, अजीत पवार जेल डालना था, उन्हें भाजपा में शामिल कर दिया, पार्टी तोड़ी, भ्रष्ट लोगों को जेल भेजने की बजाय भाजपा में लेकर उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। आज इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं, हमारे झारखंड के एलाइज जो हैं, मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी कभी भी ईडी करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर तलवार लटकी पड़ी है। सारी पार्टियों को, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को दुरुपयोग करके संवैधानिक संस्थाओं का यह हमला विपक्ष के इंडिया अलायंस के समूह पर हो रहा है, और कमजोर कड़ियां टूटेंगी। कमजोर कड़ियां, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्हें जेल जाने का डर है, और जेल जाने की बजाय वो भाजपा में जाना स्वीकार रहे हैं, और वो जा रहे हैं, और उससे हमें कमजोर नहीं होंगे हम। अगर नीतीश जी चुनावों की घोषणा हो गई होती, टिकटों का हमारी शेयरिंग हो चुकी होती, हम बीच चुनाव में खड़े होते और वो मंच से जाते, तो बड़ा धोखा होता वहां की जनता के साथ। लेकिन आज चुनावों की अभी तक घोषणा नहीं है, टिकटों का कोई बात नहीं हुई, साफ क्लियर फाइट है कि वो उस तरफ खड़े हैं और हम इस तरफ खड़े हैं, और मजबूती से ये लड़ाई को हम लड़ेंगे। राहुल गांधी को 55 घंटे, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बीमार थी, लेकिन संसद गई, वहां से ईडी ने उनको बुलाया और वो गई। 10 साल में आप कुछ साबित नहीं कर पाए। 10 साल कम होते हैं। आपने 55 घंटे राहुल जी को ईडी में बिठाया, लेकिन 55 घंटे बाद भी राहुल गांधी जी डरे नहीं आपकी ईडी से, और आज भी भारत जोड़ो यात्रा खुलेआम सरेआम कर रहे हैं, और आप ही को चुनौती दे रहे हैं। तो एक सवाल इसमें आता है, आप लगाते हैं कि ये पूर्वाग्रह से काम कर रहे हैं, हाँ। परेशान कर रहे हैं। कई विपक्ष के नेता हैं जो जेल में हैं, हाँ जी, पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिन पर आरोप है, लंबी लंबी पूछताछ हुई है, वो जेल में नहीं है। तो क्या माना जाए कि जो लोग जेल में हैं, उन्होंने वाकई कुछ ऐसा किया हुआ है इसलिए जेल में है? क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया जी ने कुछ गलत नहीं किया इसलिए बाहर है। नहीं, इवन की जो जेल में भी है, मैं आपको बता दूं, जो जेल में भी है, पीछे तम्बरम जी जेल भेजे गए थे, डीके शिव कुमार जेल भेजे गए थे, डरे नहीं, झुके नहीं, पार्टी नहीं छोड़ी, भाजपा में नहीं गए, यही सौदे हो रहे थे दो हमारे दक्षिण के नेताओं के साथ, झुके नहीं, बेल मिली, मामला चल रहा है, उनका बेल का अधिकार था, आए हैं, आज भी मामला चल रहा है, हाथ नहीं लगा पा रहे आप, हाथ नहीं लगा पा रही इनकी ईडी। बात यह है, हमने संसद में सवाल पूछा, ईडी ने कितने मामले दर्ज किए, पता लगा 95% मामले ईडी ने मात्र विपक्ष के खिलाफ दर्ज किए, एफआईआर किए, चार्जशीट अभी तक नहीं हुई है। 10 साल में आरोप साबित तो किसी पर भी नहीं हुआ है, और अभी भी जो ईडी का खेल है वो चुनाव तक 2 महीने चलेगा। जैसे ही चुनाव निकल गया, खत्म इनका काम। क्या आपने हमारा समय बर्बाद कर दिया? सवाल को फिर से थोड़ा और स्पष्ट करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज किसकी रहती है? राहुल गांधी जी की, बिल्कुल। ठीक है। इस सरकार के खिलाफ प्रतीक कौन रहता है? सोनिया गांधी जी रहती है, मुखर होकर बात बोलती है, बिल्कुल। तो जो इतने मुखर हैं, जो इतने आक्रामक हैं, जो इतनी स्पष्टता के साथ बात कह रहे हैं, वो बाहर हैं और बाकी नेता अंदर दिखाई दे जाते हैं। इस विरोधाभास की क्या वजह? नहीं, राहुल गांधी जी पर हाथ डालने की इन्होंने कोशिश की जी, 55 घंटे इनको बुलाया, बिठाया, और हम लोग पूरी सड़कों पर आंदोलन में थे जी, कि आप झूठे केंद्र सरकार में बैठे तानाशाह के दबाव में बिना सबूत, बिना किसी चीज के गिरफ्तार नहीं कर सकते। पूछताछ आपका अधिकार है ईडी का, और वो गए, सम्मान किया 55 घंटे, लेकिन कुछ नहीं था उनके पास, हाथ नहीं लगा पाए राहुल जी को, क्योंकि हम सड़कों पर थे, हम सड़कों पर थे। हमारे बड़ा नेता, सर्वोच्च नेता है, आप समझ रहे हैं जी। आप जेल भेजना अपराध साबित होना नहीं है। हम कहते हैं आप कोर्ट में फास्ट ट्रैक में केस चला दीजिए, जेल में रखिए, लेकिन फास्ट ट्रैक में 10 साल लग गए आपको, आप साबित ही नहीं कर पाए, किसी को आप जेल में ही रखे हुए हैं क्योंकि बेल नहीं मिली। कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे लोग, है ना, आप किसी न किसी केस में किसी न किसी तरह संवैधानिक संस्थाओं पे पूरा दबाव है। क्यों मुख्य न्यायाधीश को ये कहना पड़ रहा है अपने जजों को दबाव में मत आइए? कौन दबाव दे सकता है मुख्य न्यायाधीशों को? विपक्ष? कोई सांसद? या सत्ता का दबाव है? क्यों आपके रविशंकर प्रसाद
कानून मंत्री से हटाए गए? पूछना चाहते हैं क्यों किरण रिजिजू के आपके कानून मंत्री से हटाए गए? क्योंकि सब पता था, मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना था कि संवैधानिक संस्थाओं में, न्याय प्रणाली में, न्याय के फैसलों में केंद्र का दबाव है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों को अपना पद खोना पड़ा, दोनों को पद खोना पड़ा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इन चुनावों के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में महिला कांग्रेस बड़ी भूमिका निभाना चाहती है। इस विषय पर देश में माहौल बना हुआ है कि राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस के स्टैंड ने कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के मन में ही दुविधा पैदा कर दी। एक बड़ा वर्ग है कांग्रेस का जो इस राय के साथ इत्तेफाक नहीं रखता कि कांग्रेस को उस समारोह में नहीं होना चाहिए था। अलका जी तो पूरे देश में घूम रही है, लोग सवाल करते ही होंगे, क्या समझ पा रही हैं अलका जी? देखिए, मैं फिर कह रही हूं, परिवार में किसी भी मुद्दे को लेकर राय होती है और दो राय भी हो सकती है। लोकतंत्र है, परिवार है, मुद्दा आया है कोई, उस पर चर्चा हो रही है, दो राय है, फैसला आपको करना है। राय बिल्कुल आई, जाना है नहीं जाना है, लेकिन फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया जी पे जब छोड़ा गया, शंकराचार्यों के यहां वो जाते रहते हैं। जब भी प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी उत्तर प्रदेश गए, धर्मगुरु शंकराचार्य दक्षिण के हों उत्तर के, सबसे मिलती रही। उन्होंने ये देखा कि जब देश के धर्मगुरु और शंकराचार्य ये कह रहे कि राम भगवान के मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है, क्या जल्दबाजी है कि आप अधूरे निर्माण का आप जो है इस तरह से उद्घाटन कर रहे हैं? और राजनीतिक लोग क्यों कर रहे हैं? आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत अंदर मंदिर में अंदर क्या कर रहे थे? क्यों मुख्यमंत्री, उप राज्यपाल, प्रधानमंत्री को वहां आना चाहिए? वो भी सामने बैठते और जो धर्म से जुड़े लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, शंकराचार्य और वो लोग इसका सब काम करते। यानी कि आपकी भाजपा की राजनीति का कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म में राजनीति हावी कर दी गई। आज भगवान श्री राम जी से भी अगर आप पूछेंगे ना, तो वो भी सवाल अगर भाजपा से करेंगे ना कि मुझे ये बताओ, इस देश का 140 करोड़ के पेट पालने वाला अन्नदाता आज आत्महत्या क्यों कर रहा है? उसकी आय दुगनी क्यों नहीं हुई? उसका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? उसकी आय दुगनी क्यों नहीं हुई? भगवान श्री राम भी पूछेंगे तो इनका जवाब होगा जय श्री राम। भगवान श्री राम भी परेशान हो जाएंगे कि आपने कहा था बेटियां सुरक्षित होंगी, राम राज आएगा। प्रधानमंत्री जी से भगवान श्री राम पूछे कि आपके वाराणसी संसदीय क्षेत्र में बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी, आईटी में पढ़ने वाली बेटी के सामूहिक बलात्कारी, प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी से आपकी तस्वीरें थी। भगवान श्री राम कहेंगे ये राम राज्य है, मोदी जी बताइए, वो भी जवाब होगा जय श्री राम। बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, हर साल 20 करोड़ नौकरियां 10 साल में देनी थी, युवा बेरोजगार भटक रहा है। भगवान श्री राम बोलते हैं राम राज कब आएगा, नौकरी कब आएगी, खुशहाली कब आएगी? जवाब दो मोदी। जवाब है जय श्री राम। तो ये जो भक्त है ना जय श्री राम वाले जी, ये कुछ हिंसक हैं जो आरएसएस के हैं। उन्होंने राहुल जी की यात्रा को रोकने की कोशिश की, नारे लगाकर भगवान श्री राम के नाम की आड़ में अगर आप हिंसा करेंगे, आप अपराध करेंगे और आप सोच रहे हैं बच जाएंगे, तो आप बचने वाले नहीं हैं। तो धर्म की आड़ में ये तमाशा, ये खेल बंद होना चाहिए, मेरा ये कहना है। पर जिस जय श्री राम के नारे के संदर्भ में आप एक बात कह रही हैं, हम 1984-85 के संख्या को इस संदर्भ में बात कर रहे थे, 403 सीटें कांग्रेस की आई थी, उसी में भारतीय जनता पार्टी की महज 2 सीटें आई थी। बिल्कुल, 2 सीटों से चलकर 303 तक की जो यात्रा है, तो उसमें जय श्री राम की बड़ी भूमिका रही। ऐसा भी कांग्रेस के तमाम नेता हर मौके पे कहते रहे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो विपक्षी नेता कहते थे कि पर तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी बता दी और हो भी गया। तो इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर, अलका जी को लगता है कि एक मुद्दा रहेगा और ये मुद्दा कहीं ना कहीं आपकी संभावनाओं को नकारात्मक या सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? देखिए, भगवान के राम मंदिर का फैसला कानूनी तौर तरीके से कोर्ट का एक फैसला आया जो दोनों तरफ के लोगों को मंजूर हुआ, जिसका स्वागत हमने और सबने किया और आज खुशी है। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें सबकी सहमति है, शांति से हो रहा है। भाजपा इसे पूरी तरह से भूनना चाह रही है। ठीक उसी तरह जब पुलवामा में शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा, ये कहते हुए कि 18 साल का वोटर पुलवामा के शहीदों को याद करके कमल पर वोट दे। शहीदों के नाम पर राजनीति करके आपने वोट हासिल किया और सत्ता हासिल की। आज भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर आप सत्ता और वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन 10 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करने की प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं है। 10 साल में मीडिया के लोकतंत्र में सवाल है बहुत से जो मीडिया पूछना चाहता है। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता भी आपके स्टूडियो में बैठ के आपके सवाल ले रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल में लोकतंत्र के इन सवालों के जवाबों से भाग रहे हैं।
सो बिल्कुल हमें है कि भाजपा जो है पूरा अब ध्रुवीकरण करेगी। अब लोकसभा का अंतिम सत्र शुरू हो रहा है फरवरी के पहले हफ्ते में, और हमें पता है CNRC हो, कॉमन सिविल कोड हो, भगवान राम मंदिर हो, इन सब जो देश में ध्रुवीकरण करेंगे, वोटों को बिल्कुल एक तरफ करके मुद्दों से भटका देंगे। किसान पहुंच रहा है 14 तारीख को फरवरी को वापिस एक बार देश के कोनों से राजधानी दिल्ली में अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून मांगने। बेटियां आ रही हैं, दिल्ली की दहलीज पर आएंगी लाखों बेटियां, 8 मार्च को होंगी, न्याय मांगेगी, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे BHU में बेटी पढ़ने वाली हो, और चाहे आपकी हरियाणा की हो। आएंगी बेटियां भी, युवा भी आ रहा है। अग्निपथ भर्ती योजना में जो 1.5 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद किया इन्होंने, ठेके की अग्निपथ भर्ती योजना लाकर वो 1.5 लाख युवा आज दिल्ली की सड़कों पर अपना न्याय मांगने आएगा। और उम्मीद करती हूं मीडिया वो भी सच्चाई दिखाएगा, ना कि सिर्फ एक धर्म के मुद्दे और एक एजेंडा जो भाजपा के एजेंडे हैं, जो उन्हें असली मुद्दों से बच निकलने भागने का मौका देते हैं। उम्मीद करती हूं मीडिया उसके साथ ये भी दिखाएगा। मीडिया का तो ठीक है, मेरा सवाल अनुत्तरित रह गया, लेकिन मैंने पूछा ये था कि क्या राम मंदिर सकारात्मक या नकारात्मक भूमिका निभाएगा। मेरा सीधा सवाल ये, क्या भाजपा को आपको लगता है ये राम मंदिर के कारण से भाजपा वैसा ही फायदा उठा पाएगी जैसा आपके अनुसार पुलवामा के मसले को उसने बुना लिया? देखिए, लोगों का वोट फायदा होगा या नहीं होगा ये समय बताएगा, पर ये हमें मालूम है कि भाजपा के पास किसी मुद्दे पर कोई जवाब नहीं, इसलिए भगवान श्री राम के मंदिर का राजनीतिकरण पूरी तरह से करके, किसी तरह भी जो उनका उग्र कार्यकर्ता है जो जय श्री राम के नारे लगाकर भगवान श्री राम के नाम की आड़ पर हिंसा कर रहा है, दूसरे धर्मों पर हमला करवाया जा रहा है, ये सब वो करवाएंगे, ये करवाएंगे। लेकिन उसका लाभ होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये समय बताएगा। क्योंकि हमें मालूम है उनके पास सत्ता है, हमें मालूम है उनके पास पूंजीपति मित्रों का धन है। सत्ता, धन, बल और संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग हो, ED हो, CBI, इनकम टैक्स हो, पूरी तरह से लोकतंत्र को उन्होंने अपने चुंगल में रखा हुआ है। और हमारी वही चुनौती है कि इन सबके जो हमारे पास नहीं है विरुद्ध हमें एक होकर रहना और लड़ना है, और हम लड़ेंगे। तो अभी तक हमने जो बातचीत की ना, वो दरअसल राष्ट्रीय प्रवक्ता रही अलका लांबा जी से थी। अब उस भूमिका पे भी थोड़ी बातचीत कर लेते जो भूमिका में आप अभी हैं। धन्यवाद। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर क्या उम्मीद कर रही है महिला कांग्रेस के तौर पर इस चुनाव में और पार्टी के लिए काम करने के संदर्भ में? क्या बदल जाएगा जब अलका लांबा जी के द्वारा 5 जनवरी 2024 को ये जिम्मेदारी संभाल ली गई है? देखिए, बिल्कुल 5 जनवरी को मेरे पास पत्र आया और 10 को शपथ लेके 11 तारीख को मैं जयपुर में थी, राजस्थान। उसके बाद मणिपुर गई, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, गुवाहाटी, असम से होते हुए बंगाल, बिहार, मुंबई, महाराष्ट्र के दौरे करके आज 2 दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ का पूरा हो रहा है, और अब मैं 2 दिन रांची, झारखंड में हूँ। मेरा निरंतर यात्रा शुरू हो गई है। मकसद सिर्फ एक ही है, राहुल जी ने नारी न्याय और भागीदारी न्याय की जो बात की है कि 33% आरक्षण तो हो गया, लेकिन महिलाओं को उसका हक अधिकार नहीं मिल रहा। अगर आज भी केंद्र की भाजपा सरकार जो लास्ट अंतिम लोकसभा का सत्र 10 दिन में होने जा रहा है, नियत हो तो घोषणा कर दे कि 24 का चुनाव महिला आरक्षण पे होगा, तो 180 बहनें 24 में ही लोकसभा में पहुंचते हुए देश के विकास में आपको हाथ बढ़ाते हुए दिखेंगे। तो मेरा मकसद अब ये है, ये जो अधूरी लड़ाई है उसे पूरा अंजाम तक पहुंचाना है। राजीव जी का सपना था पंचायत नगर निगम वाला, वो पूरा हुआ, लेकिन सपना अधूरा है लोकसभा विधानसभाओं का। मजबूत संगठन देना है, ऐसी महिलाओं को पूरे देश में मुझे चुनने का काम दिया है जो देश की विधानसभाओं और लोकसभाओं में आने वाले समय पर एक मजबूती से खड़ी हो और जीते। वो काम मैंने शुरू कर दिया है, और महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, जो बहनें हमारी बेटियां न्याय मांग रही है, उनकी लड़ाई महिला कांग्रेस। अलका जी, एक बात, आपकी सारी उम्मीदें भाजपा से रहती है या कांग्रेस नेतृत्व से भी आपकी कोई उम्मीद रहती है? किसको कोई उम्मीद नहीं। अरे अभी तो आपने कहा ना कि मेरी पूरी उम्मीद है कि सत्र हो रहा है, और अगर इस सत्र में नया आरक्षण ना भाजपा की सरकार सही ना, और केंद्र की सरकार, संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सही, देश के प्रधानमंत्री। आपने जुमला दिया है ना, मैं तो अभी मेरे सवाल कर रही है नहीं, मोदी जी ने कि महिला आरक्षण दे दिया, लागू नहीं करेंगे। अरे आप मेरी बात पूरी सुनिए, इतनी भी बेचैनी क्या है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि इस केंद्र की सरकार से जिसने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया आपके अनुसार, उससे भी आपको उम्मीद है कि भाई अगर ये ऐसा कर दे तो 180 महिलाएं जो हैं संसद में पहुंच जाएंगी, लोकसभा में पहुंच जाएंगी। पर अपने पार्टी के उदार मन के नेतृत्व से आपकी कुछ उम्मीद है कि वो इस लोकसभा चुनाव में जैसा आरक्षण के संदर्भ में पारित हुआ है उस अनुपात में उम्मीदवार घोषित कर दें, महिलाओं को कम से कम इतनी हिस्सेदारी मिल जाए, महिलाएं उसी अनुपात में कम से कम टिकट तो पा जाएं। इसके संदर्भ में कोई अपेक्षा है? धन्यवाद। उपेक्षा ही नहीं है,
छत्तीसगढ़ में 18 महिलाओं को टिकट मिला। खुशी की बात है, डबल डिजिट 11 महिलाएं जीतकर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इस बार विपक्ष में बैठकर विपक्ष का धर्म निभाएंगी। आपने कहा टिकट पार्टी के अंदर, प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में 40% बहनों को, 150 बहनों को टिकट दिया और अब भी देना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, काम सामने कौन खड़ा किया मेरी बहन के? धन बल सत्ता से ब्रजभूषण शरण जैसे लोग जो मेरी बहनों का चरित्र हनन कर रहे थे, जो सत्ता धन और बल से हिंसा पे बहनों पर हमले कर रहे थे। हमें अगर टिकटें दे भी दे तो सामने हमें देखना है कि क्या भाजपा और दूसरा हमारे विपक्षी भी बहन को उतार रहा है, महिला को उतार रहा है, या धन बल से गुंडे माफिया बलात्कारियों को आप जेल से टिकट देकर ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को उतारेंगे। फिर भी हमारी बहनें तैयार हैं। आपके यहाँ 11 सीटें हैं, 2 दिन में हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारियां आई हैं, जिसमें हमारी सिटिंग विधायक हैं, मेयर हैं, पूर्व मंत्री हैं। अभी दावेदारी रजनी जी आई थी, हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है रजनी पाटिल जी, सब महिलाओं से मिली है, बायोडाटा लिया, और मुझे इस बात की खुशी है कि 11 सीटों पर हमारी महिलाओं ने हर सीट पर मजबूती से अपनी दावेदारी को रखा है। पिछली बार 11 में से 2 मैदान में थी, और इस बार मुझे उम्मीद है जिस तरह से दावेदारी आई है, पूरी दिल्ली में भी कोशिश रहेगी कि 2 नहीं दुगनी, इस बार दुगनी तादाद में महिलाओं को देश और दिल्ली में जो है चुनावों में टिकट दे, और महिलाओं की कोई कमी नहीं है और हम लड़ेंगे। आप प्रियंका गांधी जी का बड़ा जिक्र करती हैं, अपनी बातचीत में भी बार बार आप उनको उल्लेख कर दे रही हैं। हसरत है आपकी इस बार प्रियंका गांधी जी को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ये फैसला उनका होगा, वो लड़ना चाहती है नहीं, और पार्टी तय करेगी। अलका लांबा, प्रियंका और हमारी नेत्राम जी लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, फैसला पार्टी का होगा। लेकिन जो भी फैसला आएगा प्रियंका जी के लिए, किसी के लिए, वो हमें सर्वमान्य होगा। और हम मेरी से निजी राय पूछेंगे तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी ने जो उत्तर प्रदेश में संघर्ष किया संगठन को खड़ा करने में, हाथरस जैसी बेटियों के लिए, उन्नाव की बेटी के लिए वो लड़ी न्याय के लिए, वो सबकी उम्मीद है कि प्रियंका गांधी जी को वहां पहुंचना चाहिए, ताकि वो सर्वोच्च जो मंदिर है लोकतंत्र का, वहां पर भी जब वो उनकी आवाज गूंजेगी तो स्वाभाविक है अन्याय झेल रही उन बहनों को न्याय मिलेगा। तो प्रियंका जी के संदर्भ में आपकी इच्छा है कि वो लड़ें, बाकी फैसला तो पार्टी को करना है। फैसला पार्टी का, मेरा या उनके लिए। वो अलका जी का अपने संदर्भ में क्या फैसला है? नहीं, मेरा भी वही राय है, अगर पार्टी चाहेगी तो मुझे खुशी होगी। मैं बिल्कुल राजनीति में जमीन पर है, हमें कोई राज्यसभा एमएलसी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमें लोगों में भेजिए, हम लोगों के बीच में जाकर चुनाव लड़ें, लोगों का मत हासिल करें, वो विश्वास हासिल करें और जीत कर आते हैं। और पार्टी, मुझे उम्मीद है इस बार महिलाओं की तरफ बढ़ चढ़ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा दिया है कि इस बार लोकसभा में जो है अधिक से अधिक टिकटें जो है वो महिलाओं को दी जाए, और बहुत महिलाएं तैयार है मेरी जैसी। कई राजनीतिक विश्लेषक ये आकलन रखते हैं कि अलका लांबा जी दिल्ली में लोकसभा के लिए एक उपयुक्त प्रत्याशी हो सकती हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना आपकी संभावनाओं पर पानी तो नहीं फेर देगा? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है मेरी दावेदारी को और मजबूत कर देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अलका लांबा अपनी नहीं, मेरी बहुत सी बहनों को मैंने 10 राज्यों में चिन्हित कर लिया है, सबके बायोडाटा ले लिए हैं, और दिल्ली जाके अब लड़ाई लड़ने वाली हूँ। अब अलका एक टिकट नहीं लेगी, अलका कम से कम लिख कर ले लीजिएगा, पूरे देश में 60 महिलाएं कम से कम, मैं कह रही हूँ, देश में लोकसभा के चुनाव लड़ते हुए, जीतते हुए हम आपको दिखाएंगे। और ये मुझे विश्वास मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने दिया है। तो 545 लोकसभा सीटों में केवल 60? नहीं, इंडिया अलायंस है ना, हमारे पास 300 सीटें हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जहां सीधा कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला। कर्नाटका ले लीजिए अब, है ना, लेकिन बाकी राज्यों में हमारे एलाइज हैं जो 27 दल हैं, है ना, दिल्ली है जैसे, और भी राज्य हैं, तमिलनाडु, केरला, सीटों का शेयरिंग होगा, सारों पे तो हम लड़ भी नहीं रहे। और जब सब पे लड़ेंगे तो मैं उस पे कह रही हूँ, उसमें से कम इतनी महिलाएं तो निश्चित है, कोई आने से रोक नहीं सकता है। तो अलका जी इस उम्मीद के साथ में है कि 20% की हिस्सेदारी कांग्रेस के टिकट वितरण में महिलाओं के हिस्से में वो जरूर दिला लेंगे। इससे ऊपर भी आ जाए तो उन्हें खुशी होगी। उन्हें उम्मीद ये भी है कि जिस तरीके से पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलन खड़ा कर रही है, इसके नतीजे आएंगे। तो अलका जी, आपको शुभकामनाएं आपके इस लड़ाई के संदर्भ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी व्यवस्था के बीच हमारे साथ संवाद के लिए समय निकालिए। तो दोस्तों, आज के सार्थक संवाद में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सादर प्रणाम।